हम आधा नहीं पूरा करूंगा, केस स्टडी सॉल्व कराने के साथ साथ ऐसी 50 केस स्टडी की पीडीएफ विद सॉल्यूशन दूंगा, जिसको करने मात्र से तुम्हारी केस स्टडी के सारे लफड़े खत्म हो जाएंगे। बस उनको करके चले जाना, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। केस स्टडी, बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा नासूर जो कि हमें पता है कि यार आएगा तो सही, और मेजरली पेपर अपना केस स्टडी के अंदर ही आएगा। हम कोशिश करते भी हैं पर डर जाते हैं, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि सर हमारी केस स्टडी हो गई है या नहीं हुई है। तो बालको, आज मैं तुम लोगों को केस स्टडी करने के ऐसे कुछ तरीके बताने जा रहा हूं जिसके बाद केस स्टडी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बचेगी। हमारे सारथी बैच में हमने कल ही खत्म करा दिया केस स्टडी का सारा डर। आज वो डर तुम्हारा भी समाप्त कर देंगे। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करने वाली है। और एक चीज समझ लो, केस स्टडी बिल्कुल स्विमिंग की तरह है। आपको स्विमिंग की कितनी भी प्रैक्टिस हम बोर्ड पे लिखा के करा दें, पर एक्चुअल में स्विमिंग आपको तभी आएगी जब आप पानी में उतरोगे और कई बार प्रैक्टिस करोगे। तो केस स्टडी भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके सामने बहुत सारी केस स्टडी होंगी जिनको सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। इसलिए आज आपको सॉल्व करने के तरीके के साथ साथ 50 केस स्टडी की एक ऐसी पीडीएफ देने जा रहा हूं जो कि पूरे कोर्स बिजनेस स्टडीज की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट कोर्स की केस स्टडी होने वाली है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिक्स करके एक पीडीएफ में बना के दे दिया है। तो वो ले जाना ताकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, वहीं से प्रैक्टिस करो और उसी को कर लो, तुम्हारी केस स्टडी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि यार ये केस स्टडी नाम की जो चीज है ये हमें इतना परेशान क्यों करती है। देखो सीधी सी बात है, हमें परेशानी तब होती है जब हमें लगता है कि यार ये हमसे नहीं होगा, और जब हम इतने बड़े केस को देखते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डर आता है कि यार ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है तो कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। वो 3-4 पॉइंट पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद अपन ये क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन ले लेंगे चलो, और उसको तुम्हारे सामने सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है तो 3 से 4 चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। पॉइंट नंबर 1, बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर केस स्टडी, चाहे वो चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी चैप्टर की केस स्टडी करो, प्लीज मेक श्योर टू कंप्लीट योर कोर्स। कंप्लीट योर कोर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज अपने दिमाग में बिठाना, क्या होता है हम लोगों का कोर्स एटलीस्ट एक बार तो हो ही रखा है, तो हमें लगता है हाँ सर हो रखा है तो कर लेंगे। बट जब भी आप केस स्टडी की प्रैक्टिस करना शुरू करो तो एक छोटा सा काम करना, अपने सामने बिजनेस स्टडीज की अपनी बुक रख लेना, या फिर अगर हमारी बुक आपके पास है, हमारी वाली हेल्प बुक, तो हम साथ में है ना माइंड मैप के चार्ट्स देते हैं। वो माइंड मैप के चार्ट ये रहे। ओके, हियर वी गो। हाँ, जैसे ये है हमारा चैप्टर 1 to 6 तक का चार्ट। तो अगर आप चैप्टर 1 की केस स्टडी कर रहे हो तो चैप्टर 1 के चार्ट को अपने सामने रख लो, ताकि जब भी तुम केस स्टडी को करो तो तुम्हें पता हो कि हाँ क्या लिखना है मुझे। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाके हेल्प बुक ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी जिनके पास है यहां से इसको देख लो, तुम्हारा काम बढ़िया बन जाएगा। चैप्टर 1 to 6 है, बाकी 7 to 12 है। ठीक है, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो पहले, और कंप्लीट करने के पास माइंड मैप्स को अपने साथ रखिए, ताकि जब भी आप केस स्टडी करो तो आपके दिमाग में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मान लो आ गया, तो तुम्हारे सामने वहां ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसे प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। एक बार प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद उनको साइड कर देना और अपनी क्वेश्चन में लग जाना। ठीक है, आप एक बार चैप्टर खत्म करो शुरुआत करने के लिए। दूसरी चीज जो हम केस स्टडी में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस बात में कोई डर नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज को करने के लिए तो वो चीज 90% हो जाएगी, पर अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए तो आते हुए भी भूल जाओ। जब हम केस स्टडी इतनी बड़ी देखते हैं ना तो हमें लगता है राम ये तो नहीं होगी, बस आपके दिमाग में आया ना कि ये नहीं होगी तो नहीं होगी। हम हमारे पेड बैच में सारथी में ये सिखाते हैं कि भाई केस स्टडी को देखने के बाद अंदर से बोलिए हो जाएगा, और ब्लंटली के कौन नंबर काट रहा है, बोर्ड थोड़ा चल रहा है, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना, तो ब्लंट मतलब खुले खाते में जाओ बिल्कुल तरीके से कि हाँ भाई ठीक है मुझे सॉल्व करना है, तब जाके केस स्टडी सॉल्व होगी। तो कॉन्फिडेंट रहना है, तब जाके आपको केस स्टडी को अप्रोच करना है। तीसरी चीज जो भी हम केस स्टडी करते समय डर जाते हैं या जो नहीं करनी चाहिए वो है स्टार्टिंग फ्रॉम अबोव। स्टार्टिंग फ्रॉम अबोव, हमें लगता है कि राम श्याम मोहन सोहन की बात की गई है, इसकी कोई कहानी है, हम उस कहानी के हिसाब से चल जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आपके सामने 12 चैप्टर है, हर चैप्टर में एटलीस्ट 10 से 12 कॉन्सेप्ट है, तो इन टोटल पकड़ के चले तो करीब 100-125 कॉन्सेप्ट हो गए। तो उन 125 कॉन्सेप्ट में से केस स्टडी में क्या पूछा गया ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना मुश्किल है कि एक बहुत बड़े ढेर में से सुई ढूंढना। तो इसलिए कोशिश करना है हमें कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले उन 120 में से ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट हम 5 या 3 कॉन्सेप्ट तक तो आ जाएं कि इन तीनों चारों में से कोई एक आंसर होगा। ये मैं आपको भी करना सिखा दूंगा कि कैसे हम छांटते हैं 120 से 3, यानी कि बस क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे पता लग जाएगा यार 3-4 चीजों में से कोई एक आंसर है।
तो क्या होगा, हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। चौथी चीज और आखिरी चीज जो केस स्टडी में हमें गलती करती है वो ये है कि जो बोला गया है वही से लिखें। क्या? जो बोला गया है वो ही लिखें। क्या होता है, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि केस स्टडी में ए टू बी की बात की गई तो हम अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ ये ए टू बी चला गया, फिर बी टू सी जाएगा ही, तो फिर अपन सी को आंसर लिख देते हैं। ऐसा होता है ना, कोई एक प्रिंसिपल की बात की गई है, हम उससे दूसरा प्रिंसिपल भी, अच्छा इसने कहा डिसिप्लिन रहना है तो चलो 1 यूनिट 1 बॉस भी होगा, हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। आपको स्टिक टू द केस स्टडी रहना है, मतलब जो शब्द वहां पर लिखे हुए हैं आपका आंसर सिर्फ उन्हीं शब्दों में से निकलेगा। आगे की कोई कहानी मत बनाओ, पीछे की कोई कहानी मत बनाओ, जितनी कहानी वहां गिवन है सिर्फ उतनी ही कहानी को आपको अपने दिमाग में बिठाना है, तो केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब ये 4 चीजें अपन कर लेंगे तो क्या केस स्टडी हो जाएगी? दुनिया की सारी केस स्टडी हो जाएंगी। लाइफ प्रूफ के साथ दिखाता हूं, एक केस स्टडी आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है? देखते हैं कि अपन दोनों मिलकर उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पीछे आंसर भी होगा उसके, तो पहले देखते हैं कि क्या है, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो एक बार ये चीजें दिखा रहा हूं, ये मिटा दूंगा फिर मैं सब। पहला, अपना कोर्स कंप्लीट करो, साथ में माइंड मैप रख लो, मेरे पास तो है सारी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, कॉन्फिडेंटली केस स्टडी को अप्रोच करना है, थोड़ा सा रियल लाइफ में आ जाओ। थर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम अबोव नहीं करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अबोव नहीं करना है, जो हम करते हैं हमेशा जो केस स्टडी की शुरुआत होगी वो नीचे से होगी, मतलब क्या पूछा गया है वहां से होगी। और चौथा, जो बोला गया है वहीं तक रहे, कोई आगे पीछे की कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक केस स्टडी देखते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो हमारे सामने एक बिजनेस ऑफ श्रद्धा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड है, तो भैया केस स्टडी बहुत बड़ी लग रही है, दिखने में लग रहा है कि सर शायद ही होगी, पर थोड़ी दिमाग लगाते पहले तो होगी। अरे कैसे नहीं होगी, अरे इतनी आसान केस स्टडी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, माइंड मैप अपने पास है रखे हुए, तुम्हारे पास रख लो, मेरे पास तो है, अपने माइंड में भी मैप है। ठीक है, तीसरी चीज, हम कभी यहां से शुरू नहीं करेंगे सर, मैं तो यहां से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले अपन नीचे तक आते हैं। डिस्क्राइब व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर बताया गया है? तो बिफोर इवन रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है जो कि 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। विदाउट इवन स्टार्टिंग द केस स्टडी हम क्लियर है कि हमारे इन 5 में से कोई एक आंसर होना ही होना है। समझ गए? तो अब तुम्हें 125 कॉन्सेप्ट तक नहीं जाना है, अपन क्लियर है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, हो सकता है इन 5 में से भी मेरे को मेरा आंसर मिल जाए। व्हाट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर बीइंग यूज्ड बाय एचआर मैनेजर, एक्सप्लेन ब्रीफली। सेकंड इसने पूछा है कि जो भी फंक्शन आपने बताया है इसके आगे कौन से सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो भाई पहली चीज देखो, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कौन से फंक्शन में आती है? सर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात स्टाफिंग के फंक्शन में आती है। यानी कि 100% तो नहीं, मतलब 100% नहीं चलेंगे अपन, इतना भी ब्लंड नहीं चलेंगे, 90-95% तो मैं श्योर हो चुका हूं कि मेरे पहले वाले का जो आंसर है वो स्टाफिंग होगा, क्योंकि सेकंड में पूछा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। हाँ ऐसा हो सकता है 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिए हो तो बात अलग है, बट बाकी 90% तो मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि हाँ यार स्टाफिंग हो सकता है। सेकंड में क्या पूछा गया? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये भी 2 होते हैं, आप दोनों आपको पता है कौन कौन से होते हैं सर, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इंटरनल में 2-3 ही होते हैं अपने, प्रमोशन और ट्रांसफर और ले ऑफ, और एक्सटर्नल में कई सारे हो जाते हैं। मान के चलते ही क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है 2+4, तो इससे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका आंसर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, 100% गारंटी। कैसे सर? 2 लिखा हुआ था, 2 में तो पहले एक जो ए पार्ट है उसके 2 नंबर हो गए, तो 1 नंबर फाइंड आउट करने का, 1 नंबर उसके एक्सप्लेनेशन का। सेकंड है कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, 4 नंबर का, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में होते ही 2 है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। एक्सटर्नल बहुत सारे होते तो आंसर तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकता है। ये मैं बिना केस स्टडी पढ़े बता रहा हूं, देखो सब कुछ चीजें। ठीक है, चलो अब देखते हैं केस स्टडी में क्या है क्या नहीं है। तो पहले आंसर चेक कर लेते हैं, तुम यहां बोलोगे तो अपन हाथ में सॉल्व भी कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। तो पहले आंसर चेक करते हैं कि मैं यहां पर सही हूं या नहीं हूं, फिर कैसे आया आंसर उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, तो करेक्ट आंसर है पहले का स्टाफिंग है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच, हम क्लियर है। सेकंड, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, इंटरनेट वेबसाइट, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर जो है सही हो गया है। सो विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन हम आंसर के पास तक पहुंच गए। आपके दिमाग में सवाल होगा सर हर बार ऐसा होता है? नहीं होता बेटा हर बार ऐसा, पर 100 में से 85 टाइम्स तो ऐसा होता है। उन 85 की तैयारी करोगे, बाकी 15 भी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां से आया, मतलब ऐसे ही बस अपन ब्लंटली नहीं चलेंगे। तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि स्टाफिंग के आसपास होगा आंसर और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट निकालना है। देखो
तो बिजनेस ऑफ श्रद्धा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज कंफर्म्ड ओनली इन वन स्टेट, ठीक है। नाउ इट इज इंटेंडेड टू एक्सटेंड द सेम इन 2 अदर स्टेट, तो उसको एक्सपेंशन करना है। मिस्टर जतिन जैन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज बिजी इन मेकिंग द प्लान टू द एफर्ट, ये प्लान बना रहे हैं। अब देखो, अगर मैं ये नहीं पढ़ता ना तो मैं यहां पर प्लानिंग लिख देता, मेरा आंसर गलत हो जाता। पर ये पढ़ने के बाद मैं स्टाफिंग ढूंढ रहा हूं, स्टाफिंग नहीं मिली तो प्लानिंग लिखेंगे, पर स्टाफिंग ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्टेक्टेड मिसेस Rukmani Devi Rana, the HR manager of the company. Both were in the opinion that they would require 75 more employees. ये देख लो, ये स्टाफिंग आ गई कि भैया हमें 75 ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तो इस स्टाफिंग के बारे में बात की गई है। तो अपन यहाँ पे स्टाफिंग को क्लैरिटी दे चुके हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड देयर बिजनेस इन 2 स्टेट्स ऑन लुकिंग इन द रिकॉर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, पुराने एम्प्लॉयज चेक करें हमने। इट इंस्पायर्ड दैट 8 एम्प्लॉयज वर गोइंग टू रिटायर वेरी शॉर्टली। अच्छा, मतलब इनमें से भी 8 तो रिटायर होने ही वाले हैं। 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म स्टडी करने गए हैं, मतलब 2 साल के लिए छुट्टी पे हैं। ले हो गया। तो इन टोटल आपको 75 नहीं, टोटल 85 एम्प्लॉइज की जरूरत है। पूरी राम कहानी इधर उधर की इन्होंने बता दी है। मेन मुद्दे पे आते हैं। मिसेस राणा रिकमेंडेड मिस्टर जतिन दैट आउट ऑफ द टोटल वेकेंट पोस्ट 15 वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 15 तो महिलाओं के लिए रखती। अगर इसमें पूछता कोई वो वैल्यू तो भी लिख देते, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया। मिस्टर जतिन ग्लैडली एक्सपेक्टेड द प्रपोजल। नाउ द HR वाज टू डिसाइड as to what arrangement to be made for the appointment of needed person, कैसे लोगों को लाना है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। She hit a plan. According to this plan, some employees would be recruited with the help of existing employees. ये रिकमेंडेशन हो गया, पुराने एम्प्लॉइज से पूछ लो, तो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। Some others through internet, तो इंटरनेट और वेबसाइट्स वाला हो गया। And for the remaining potential employees, placement agencies, ये प्लेसमेंट एजेंसीज हो गई। ये लो, तो तीनों तुम्हारे आंसर यहां पर निकल के आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो 2 + 3 5 नंबर का होगा 100%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो केस स्टडी मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको मुश्किल नहीं बनाओगे। मुश्किल बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक और करते हैं, फिर तो मैं 50 क्वेश्चन की पीडीएफ देता हूं। लो, हाँ भाई, मिस्टर राधा किशन खेर, देखे, ठीक है, वही करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अरे हो जाएगा बहुत आसानी से सर, वेरी इजी। नीचे से पढ़ते, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट being practiced by the company in the above statement। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक 7-8 टेक्निक होती हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेंटल इवोल्यूशन, है ना, ये ऐसी 7-8 होती हैं अपनी। तो इनमें से कोई एक होगा, देख लेंगे, ठीक है। कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लो भाई, एक ऐसी लाइन कोट करो जो बताती है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो बिना देखे भी मैं लिख सकता हूं कि आंसर यहां पर कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। तो एक तो आपको चैप्टर 1 में से बताना था, एक ये चैप्टर 2 में से कुछ ना कुछ है। देखते हैं विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। अच्छा, यहाँ पे फेयोल बाबा के प्रिंसिपल की भी बात कही गई है। तो एक तो फेयोल के प्रिंसिपल ढूंढने हैं अपने को, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक ढूंढनी है, ठीक है। फेयोल के 14 प्रिंसिपल होते हैं हेनरी फेयोल के, वो बताना है जो कंपनी ने फॉलो किया है। तो हम इसके तो आंसर के बारे में नहीं दिमाग लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन हो गया है। पहले का आंसर टेक्निक है, दूसरे का आंसर फेयोल बाबा का प्रिंसिपल है। लेट्स चेक इट आउट। Mr. Radha Kishan Kher is the production manager of the Krishna Milk Produce Private Limited. He is producing milk product. Various alternatives are available for producing each product. It is endeavor of Mr. Kher that the best and cheap alternative will be adopted for production. ये देखो आ गया मेरा आंसर। सारे अल्टरनेटिव, सारे तरीकों को देखिए और एक को सिलेक्ट कीजिए। दिस इज द मेथड स्टडी। मेथड स्टडी चेक करें, ये लो, मेथड स्टडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He has made a special arrangement in the department according to the proper place will be marked for everything used in the production department. He has also directed the employee of the department that everything should be available at the decided place. There is a provision। देखो decided place की बात आ गई है, यहां पर जवाब मिल गया होगा। मैं पीछे दिखाता हूं, तुम्हें जवाब मिल जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देखो ये रहा, सबके लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली इसने यहां पर कह दिया है। अब यहां पर देख लो, ऑल द एक्टिविटी डिपार्टमेंट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर टू मेंटेन बैलेंस, मेक स्पेशल एफर्ट, देयर इज नो ऑब्स्टैकल। इधर उधर की कहानी है। ये आपका आंसर खत्म हो गया। तो कोऑर्डिनेशन सेकंड वाले का आंसर हो गया, पहले वाले का साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है, तो मेथड स्टडी हो गया। और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पर कहा गया है, तो फेयोल बाबा का तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया। केस स्टडी कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सेम ही अप्रोच रखनी पड़ेगी।
200 की स्टडी कर रहे हो सेम अप्रोच रखो, 2000 कर रहे हो सेम करो। पर तुम क्यों करोगे 200 2000? तुमको 50 की स्टडी दे रहा हूँ ना भाई, पीडीएफ देखो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ लिंक, जाओ देख लो। अच्छा उस पीडीएफ में एक गिफ्ट और है, आप उस पीडीएफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा हम कुछ नया भी शुरू कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको उसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। सो प्लीज गो थ्रू इट एंड चेक इट आउट। और जिन लोगों ने हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक नहीं ली अब तक, जाके ले लीजिए भैया, अगर आपको स्टॉक में अवेलेबल दिखती है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बताइएगा, तब तक के लिए